हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार हॉरर मूवी जिसका नाम है काली किताब। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कार्तिका नाम की एक लड़की को देखते हैं। कार्तिका से उसकी फ्रेंड प्रिया मिलने आई होती है। प्रिया यहाँ कार्तिका के हालचाल पूछने आई थी क्योंकि हाल ही में कार्तिका का ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप की वजह से यहाँ कार्तिका काफी उदास रहा करती थी। ये टाइम ऐसा चल रहा था कि यहाँ शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। इस वजह से लोग ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। प्रिया यहाँ कार्तिका को डिप्रेशन से बाहर निकलने के आइडियाज देती है। प्रिया कार्तिका से कहती है कि तुम बुक क्यों नहीं पढ़ती, इससे तुम्हें तुम्हारे ब्रेकअप की बातें भूलने में आसानी होगी। प्रिया बताती है कि अभी अभी मेरे भाई ने एक पुरानी लाइब्रेरी खरीदी है, तुम वहाँ क्यों नहीं चली जाती, और वहाँ बहुत सारी बुकें हैं, तुम्हें जो बुक्स पसंद आए तुम पढ़ सकती हो। कार्तिका को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो प्रिया के साथ उसके भाई की लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। इसके बाद हम एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को देखते हैं जहां कार्तिका और प्रिया से एक बहुत पुरानी हॉरर बुक मिलती है। तभी यहाँ कार्तिका को एक कनुंगा प्रियम नाम की बुक मिलती है जो कि काले जादू की होती है। इस बुक में कई सारी हॉरर स्टोरियां थी। इसके बाद कार्तिका उस बुक को पढ़ना शुरू करती है। बुक के पहले पन्ने पर यही लिखा होता है कि मैं इस बुक को ऐसे लोगों को डेडिकेट करती हूँ जो इस जादुई दुनिया में है। इसके बाद कार्तिका बुक पढ़ना शुरू करती है जिसमें से एक स्टोरी का नाम होता है काली जुबान वाली औरत। कहानी में हम देखते हैं कि मीरा नाम की एक लड़की सीढ़ियों पर बैठकर रोए जा रही थी। तभी वहाँ से शक्ति नाम का एक लड़का निकलता है जो कि उसी बिल्डिंग में रहा करता था। शक्ति के पूछने पर मीरा बताती है कि मैं भी इसी बिल्डिंग में रहती थी, लेकिन बिल्डिंग के मालिक ने मुझे रूम खाली करने को कहा और उसने मेरा सामान निकाल कर फेंक दिया, और अब इस लॉकडाउन में मैं कहाँ जाऊँ। मीरा ने अपने फ्रेंड्स को भी कॉल किए लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी हेल्प नहीं की। इतना कहने के बाद मीरा रोने लगती है। तभी शक्ति मीरा से कहता है कि मैं अकेला ही रहता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम भी मेरे रूम में रह सकती हो। मीरा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे शक्ति की बात मानना ही पड़ती है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, वो कहीं नहीं जा सकती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मीरा को देखते हैं जो कि सोकर उठती है। इसके बाद वो शक्ति से बात करने के लिए गैलरी में जाती है। मीरा शक्ति से कहती है कि ये आवाज कैसी है। तभी शक्ति बताता है कि उस सामने वाली बिल्डिंग के ओनर की मौत हो चुकी है। पता चला है कि उसकी पत्नी ने उसे मारा है और उसे कंधा देने वाला भी कोई नहीं है। वो आगे बताता है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा था। पत्नी ने गुस्से में आकर हस्बैंड के सिर पर एक डंडे की जोर से दे मारी, इससे उस आदमी के सिर के 2 टुकड़े हो गए। मीरा शक्ति की बातें सुनकर बहुत जोर से शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है उस मकान वाले के यहाँ ही तो मैं रहती थी, और वो शक्ति को ये बताती है कि मैंने गुस्से में उसे शराब दे दिया था कि तू मर जाएगा और तुझे कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। साथ ही मीरा ने ये भी कहा था कि तेरे सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, सेम वैसा का वैसा ही हुआ। शक्ति मीरा की इन बातों से हंसने लगता है। शक्ति कहता है कि ये सब एक कोइंसिडेंट है, मगर यहाँ मीरा को पक्का यकीन था कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। इसके बाद शक्ति और मीरा की कही हुई बात सच होने का टेस्ट करते हैं। थोड़ी ही देर बाद उनके घर पर एक डिलीवरी बॉय आता है जिसको मीरा को कुछ शराब देना था। इसके बाद ये दोनों गैलरी में से खड़े होकर देखने लगते हैं कि क्या मीरा ने जो शराब दिया है वो सच होगा या नहीं। लेकिन वो डिलीवरी बॉय तो बहुत अच्छे से यहाँ पार्सल देकर चला जाता है। यहाँ मीरा शक्ति से कहती है कि मुझे उस गरीब बॉय पर दया आ गई, इसलिए मैंने उसे कोई शराब नहीं दिया। शक्ति मीरा की बातों पर हंसने लगता है। उसे ऐसा फील होता है कि मीरा बस मजाक कर रही है, शायद उसकी ऐसे ही मजाक करने की आदत हो। एक दिन मीरा घर से बाहर निकलने की सोचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मेन डोर तो बाहर से लॉक है। थोड़ी ही देर में शक्ति घर पर आता है। तभी मीरा उससे कहती है कि तुमने डोर क्यों लॉक किया था। तभी शक्ति ये कहकर टाल देता है कि मेरी रोज की आदत है, मैं भूल गया था कि तुम भी मेरे साथ रह रही हो। इसके बाद वो मीरा से सॉरी कहता है और अपने रूम में चला जाता है। रात के टाइम मीरा को कुछ अजीब सी आवाज आती है और उसकी नींद खुल जाती है। मीरा उठकर देखती है तो वो गेट में से चुपके से देखने लगती है कि यहाँ शक्ति किसी को घसीट कर ले जा रहा है जो कि बैग में रखा हुआ है। अब पता नहीं वो क्या है। मीरा उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। जब शक्ति घर पर नहीं होता तो मीरा उसके रूम में जाती है। जब वो उसके रूम में देखती है तो उसे बाथरूम में एक बॉडी मिलती है। मीरा उस बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि शक्ति ने उनको बहुत बुरी तरह से काटा होता है। यहाँ पर मीरा समझ जाती है कि शक्ति एक साइको किलर है। थोड़ी ही देर बाद शक्ति वहाँ आ जाता है और मीरा ऐसे
दिखावा करती है जैसे कि उसे कुछ मालूम नहीं है। मीरा तुरंत ही इस घर से भाग जाना चाहती थी। मौका देखकर मीरा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ डोर नहीं खुलता और पीछे से शक्ति आ जाता है। शक्ति यहाँ मीरा को बहुत बुरी तरह से पीटता है। पता चलता है कि शक्ति असल में करता क्या है, और वो मीरा से कहता है कि मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना कर लाता हूँ। यानी कि वो लड़कियों को मारकर उनका खाना बना लेता है। थोड़ी ही देर में शक्ति को बाहर से हॉल से कुछ आवाजें आती हैं। शक्ति जाकर देखता है तो कुर्सी अपने आप हिल रही होती है, यानी कि आगे पीछे खिसक रही थी। शक्ति अपने दोस्त को कॉल करके बताता है कि एक बहुत ही शानदार आइटम है। भी उसका दोस्त कहता है कि तेरे पीछे भूत है, यानी कि जिन्हें शक्ति ने मारा था वो जिंदा हो चुके थे। शक्ति बहुत ज्यादा डर गया था। शक्ति यहाँ अपने दोस्त को मीरा के बारे में बताता है। तभी शक्ति का दोस्त मीरा के बारे में मोबाइल में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि मीरा की मौत तो रियल में 5 साल पहले हो चुकी थी, यानी कि मीरा एक लड़की नहीं एक आत्मा है। ये सब तो देखकर यहाँ शक्ति बहुत ज्यादा डर गया था। शक्ति ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, यानी कि रियल डर क्या होता है ये तो उसे अब पता चला। तभी पीछे से आकर शक्ति पर एक आत्मा अटैक कर देती है, जिससे शक्ति गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर में शक्ति के पीछे मीरा की आत्मा आ जाती है, यानी कि यहाँ शक्ति मर चुका है। और अगले दिन मीरा को हम उसके सामान के साथ सीढ़ियों से उतरकर कहीं जाते हुए देखते हैं। यानी कि मीरा अब यहाँ अपने एक शिकार को मारकर बहुत ज्यादा खुश होती है और अब वो अपने दूसरे शिकार की तलाश में निकलने वाली है। इस तरह से ये पहली कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी खत्म होने के बाद कार्तिका प्रिया को कॉल करती है, लेकिन प्रिया कहीं व्यस्त आ रही थी। वो सोचती है कि अब मैं दूसरी कहानी पढ़ती हूँ। दूसरी कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक गेट पर एक आदमी रिंग बजा रहा होता है। उसके बाद उस घर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर आती है। इस लड़की का नाम काजल होता है। काजल असल में फिटनेस ट्रेनर होती है। यहाँ वो लड़का काजल से कहता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं तुम्हारे साथ वीडियोस बनाना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा समझाने के बाद काजल मान जाती है और उस लड़के को अंदर बुला लेती है। इसके बाद हम काजल की लाइव स्ट्रीम को देखते हैं, जहां काजल लाइव में लोगों को फिटनेस टिप्स देती है। काजल इसी तरह से डेली लाइव स्ट्रीम किया करती है। तभी काजल को एक दिन अपने घर में लाइव स्ट्रीम करते हुए एक अनजान शख्स उसके मोबाइल में पीछे से घुसते हुए दिखाई देता है, जिससे काजल बहुत ज्यादा डर जाती है और वो लाइव स्ट्रीम बंद करके उस आदमी का पीछा करने लगती है। जैसे ही उसे वो आदमी मिलता है तो वो आदमी काजल पर हमला कर देता है, मगर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वो आदमी काजल से बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है। काजल उस आदमी को एक हथौड़ी से बेहोश कर देती है और उसे घसीटकर एक कमरे में ले जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि काजल ने यहाँ बहुत सारे लोगों को बांध कर रखा हुआ था। हमें यहाँ समझ में आता है कि काजल एक साइको किलर है, जिसे लोगों की उंगलियां खाना पसंद है, यानी कि वो उंगलियां काटकर उनकी बिरयानी बनाकर खाती है। क्योंकि यहाँ जितने भी आदमी बैठे थे काजल ने उन सबकी उंगलियां काट दी होती है। तभी हम उस यूट्यूबर लड़के को भी देखते हैं जो कि वीडियो बनाने के लिए काजल के पास आया था। हमें पता चलता है कि काजल ने उसे भी कैद कर लिया होता है। इसके बाद काजल एक आदमी का हाथ लेती है और उसकी उंगलियां काटने लगती है, लेकिन तभी उसका दरवाजे की बेल बजती है। काजल बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि एक और यूट्यूबर उससे मिलने आया है, जिसे काजल के साथ वीडियोस बनाने थे। काजल उसे भी अंदर बुला लेती है। इसके बाद ये सेकेंड कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि अब इस लड़के के साथ क्या होना है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इस कहानी के बाद हमें कार्तिका को दिखाया जाता है, जो कि इस कहानी को पढ़ते हुए कुछ सोच रही होती है। तभी कार्तिका बहुत ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त यहाँ प्रिया का कॉल आ जाता है और वो प्रिया को कहानियों के बारे में बताने लगती है। कार्तिका प्रिया से कहती है कि इस कहानी की चीजें और आज की लाइफ से काफी मिलती जुलती हैं। तभी यहाँ प्रिया उससे राइटर के बारे में पूछती है, लेकिन कार्तिका बताती है कि राइटर का नाम तो कीड़े खा गए। इसके बाद कार्तिका फोन रख देती है। इसके बाद यहाँ कार्तिका तीसरी कहानी पढ़ना शुरू करती है। इस कहानी में हम जेकब और श्रुति नाम के 2 कपल्स को देखते हैं। जेकब को अपनी मूवी के लिए म्यूजिक चाहिए था, इसी वजह से जेकब ने श्रुति और अभिमन्यु को अपने म्यूजिक बनाने के लिए चुना था। श्रुति को लेकर सिद्धार्थ अभिमन्यु के पास पहुंचता है। इसके बाद श्रुति अपना गाना रिकॉर्ड करने लगती है। तभी बीच बीच में सिद्धार्थ को ऐसा फील होता है कि श्रुति उसका मजाक उड़ा रही है। बीच बीच में सिद्धार्थ कई बार जेकब को ये बात बताता है। बहुत ज्यादा होने के बाद श्रुति गुस्सा हो जाती है
और वो स्टूडियो से जाने लगती है क्योंकि यहाँ अभिमन्यु उसे रिकॉर्ड ही नहीं करने दे रहा था, क्योंकि श्रुति ऐसा कुछ कह ही नहीं रही थी। लेकिन अभिमन्यु को तो बार बार ऐसा ही लग रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। तभी स्टूडियो की लाइट चली जाती है और इनके घर को भी किसी ने बाहर से लॉक कर दिया होता है, जिस पर अभिमन्यु कहता है कि यहाँ के बच्चे बहुत शरारती हैं, शायद उन्हीं ने लॉक किया होगा। इसके बाद सिद्धार्थ कैंडल लेकर आता है और इस रूम में बहुत ज्यादा ठंड भी होती है, लेकिन कैंडल जलाने पर बार बार कोई आकर कैंडल को फूंक देता है, यानी कि वो कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा होती है जो उस कैंडल को बार बार बुझा रही थी। तभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक औरत लैंप लेकर आती है और वो यहाँ श्रुति और जेकब के बीच में बैठकर रोने लगती है, जिस पर श्रुति को ऐसा लगता है कि यहाँ इस म्यूजिशियन सिद्धार्थ ने इसे कैद करके रखा हुआ है। तभी वहाँ पर वो म्यूजिशियन सिद्धार्थ वहाँ पहुँच जाता है। तभी यहाँ श्रुति सिद्धार्थ से पूछती है, क्या तुमने इस महिला को कैद करके रखा हुआ है? तभी सिद्धार्थ कहता है, किस महिला के बारे में बात कर रही हो? मैं किसी महिला को नहीं जानता। तभी वो देखते हैं कि उनके बगल से वो महिला गायब हो चुकी थी। ये देखकर तो श्रुति और जेकब भी चौंक जाते हैं, यानी कि इनके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। कभी तो इन्हें एक बोना आदमी दिखता है जो इन लोगों के फंदे तोड़ देता है, कभी एक किन्नर की आत्मा इन्हें दिखाई देती है जो इन्हें डराती है, कभी चाय वाला इन्हें नजर आता है तो कभी पंजाबी इन्हें नजर आता है। ये सब कुछ लाइट के फ्लिकर होने के साथ ही इन्हें दिखाई देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जेकब को उसके बॉस का फोन आता है। तब उसका बॉस जेकब से कहता है, क्या तुम किसी मरे हुए शराबी म्यूजिशियन से म्यूजिक कंपोज करवा रहे हो? बॉस की ऐसी बातें सुनकर जेकब को कुछ समझ नहीं आता। उसका बॉस उसे न्यूज देखने के लिए कहता है। इसके बाद जेकब अपने लैपटॉप खोलता है और न्यूज देखने लगता है। न्यूज में वो देखता है कि यहाँ जिस म्यूजिशियन से वो अपना म्यूजिक रिकॉर्ड करवा रहा है, असल में वो सिद्धार्थ कुछ दिनों पहले शराब पीकर गाड़ी से टकराकर मर चुका है। इसी के साथ उसने 5 लोगों को भी कार से ठोककर मार दिया था, यानी कि ये 5 लोग वही थे जिनकी आत्माओं को हमने स्टूडियो में देखा था। इसके बाद जेकब के फोन पर सिद्धार्थ का कॉल आता है। जेकब फोन देखकर डर जाता है क्योंकि उसे पता चला था कि सिद्धार्थ तो मर चुका है, फिर उसका फोन कैसे आ रहा। तभी उसके रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इसके साथ ही कार्तिका ने तीसरी कहानी भी खत्म कर दी होती है। इसके बाद कार्तिका को ऐसा फील होता है कि इस लाइब्रेरी में कोई है। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो उस आवाज के पीछे चली जाती है। वो देखती है कि लैब में वही औरत है जिसे उसने अभी अभी पढ़ा है, यानी कि लैंप लेकर उजाला करने वाली महिला। कार्तिका बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो जैसे ही वहाँ से भागने लगती है तो वो गिर जाती है। उसे ऐसा लगता है किसी ने उसका पैर पकड़ा, लेकिन असल में किसी ने उसका पैर नहीं पकड़ा था। इसके बाद यहाँ कार्तिका अपनी टेबल की तरफ बढ़ती है तो वो देखती है कि वहाँ काजल की आत्मा बैठी हुई है। काजल की आत्मा अगले ही पल वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद कार्तिका ने जितनी भी कहानियाँ पढ़ी होती है, इन सब के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। इसके बाद उसे ये पता चलता है कि ये लोग सब इंसान थे, लेकिन ये सब मर चुके हैं और इनकी कुछ समय पहले ही मौत हुई है। यानी कि इस बुक की सारी कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। और यहाँ कार्तिका के साथ भी कुछ डरावनी चीजें होने लगती हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करती है और चौथी कहानी भी पढ़ना चाहती है। चौथी कहानी में हम 2 दोस्तों को देखते हैं। ये दोनों दोस्त ही शराबी थे। इसमें से व्हाइट बाल वाले लड़के का नाम अंबू होता है और काले बाल वाले लड़के का नाम श्रवणा होता है। लॉकडाउन की वजह से इन दोनों ने बहुत दिनों से शराब नहीं पी थी। इसके बाद ये दोनों ही शराब के लिए एक लॉक्ड बार में जाते हैं। बियर की बोतल देखकर यहाँ दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ तो खजाना लग गया है। तभी ये दोनों बियर की बोतल उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी इन दोनों के साथ अजीब तरह की घटनाएं होने लगती हैं। कभी इनके सामने बिना सिर वाला भूत आ जाता है तो कभी एक बड़ा सा लकड़ी का डिब्बा जो कि ऊपर से गिरता है। ये दोनों इन चीजों से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी उस डिब्बे में से कुछ एलियंस टाइप के लोग निकलते हैं। इन एलियंस टाइप के लोगों की एक लीडर भी होती है। इस महिला का नाम सड़क अयाला होता है। सड़क अयाला इन्हें बताती है, हम लोग एलियंस हैं और लॉकडाउन की वजह से हम यहाँ से नहीं जा सकते और कोविड का कारण तुम इंसानों की वजह बताती है। सड़क अयाला कहती है कि ये जो कोविड फैला है ये इंसानों की गलती की वजह से फैला है और वो ये भी कहती है कि हम तुम्हारी वजह से फंस गए हैं। साथ ही सड़क अयाला ये कहती है कि हमारी प्रजाति को अल्कोहल से एनर्जी मिलती है, इसी वजह से हम यहाँ पर हैं। ये दोनों लड़के उससे अल्कोहल की बोतल मांगते हैं, लेकिन वो महिला मना कर देती है।
अब कई रिक्वेस्ट करने के बाद सड़क अयाला उन्हें एक टेस्ट पास करने को कहती है। अगर तुम उसमें पास होते हो तो तुम्हें शराब की 2 बोतल मिल जाएंगी। अब ये दोनों ठहरे शराबी टेस्ट पास करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद ये महिला उसके सिर पर हाथ रखकर उससे कहती है कि तुम जो भी विश मांगोगे वो पूरी होगी। श्रवणा विश में 100 किलो सोना मांगता है। तभी उसकी गोद में एक 100 किलो की मोटी महिला आके बैठ जाती है। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि ये क्या अनसन चीजें मांग रहा है। वो महिला फिर से इन्हें एक और बार ट्राई करने को कहती है। इसके बाद श्रवणा फिर से ट्राई करता है। तभी उसके हाथ में एक बड़ी सी वीणा आ जाती है। श्रवणा का दोस्त कहता है कि ये क्या अनसन चीजें मांग रहा है। तभी श्रवणा अम्बू से कहता है कि तुम्हारी बहन को वीणा बहुत पसंद थी। जब ये छोटे थे तब की वो कहानी बताता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को बहुत पसंद किया करता था और उसे गाने बजाने का बहुत शौक था, इसलिए वो एक बार वीणा के लिए रो रही थी। पर उस टाइम ये इतने छोटे थे कि इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे। वो कहता है काश मैं उसकी इच्छा पूरी कर पाता। यहाँ सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ इन दोनों लड़कों को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। इसके बाद सड़क अयाला इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ने टेस्ट पास कर लिया है। इसके बाद भी वो उन्हें शराब नहीं देती। इसके बाद में सड़क अयाला वहाँ से अपने एलियंस के साथ चली जाती है, यानी कि ये जादूगरनी थी। मूवी का ये कहानी पढ़ने के बाद कार्तिका को फिर से सड़क अयाला और उसके साथ वाले एलियंस दिखाई देते हैं। सड़क अयाला कार्तिका से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ, यानी कि कहानी पढ़ने की वजह से वो यहाँ आ गई है। इसके बाद कार्तिका कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, तो वो उसकी ये विश भी पूरी कर देती है और सड़क अयाला यहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सोचती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन उसके मन में फिर से लालच आता है। वो सोचती है कि मुझे एक कहानी और पढ़ना चाहिए। अब कार्तिका अगली कहानी पढ़ना शुरू करती है। ये कहानी बहुत ही खतरनाक थी। कहानी की शुरुआत में एक गांव को दिखाया जाता है। उस गांव में हम देखते हैं कि जहां लोगों के बच्चे गायब हो रहे थे और ये भी पता चलता है कि उस गांव में इसी तरह आज रात को कन्ना नाम के आदमी की मौत हो चुकी थी। मूवी के आगे हम कार्तिका नाम की एक महिला को देखते हैं जो कि अपनी बेटी उमियल के साथ जंगल में खेल रही होती है। तभी कार्तिका का देवर काशी वहां पहुंच जाता है। वो कार्तिका को बताता है कि भैया यहाँ आ रहे हैं। देवर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कार्तिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि कार्तिका का हस्बैंड फौज में था और वो अब परमानेंट घर आ रहा था, यानी कि वो फौज छोड़ रहा था। तभी ये देखते हैं कि गांव के लोग अचानक से कहीं भाग रहे हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ कन्नू की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तभी वहां गांव का सरपंच भी आ जाता है। इस पर काशी कहता है कि गांव में बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं और बच्चे अचानक गायब हो रहे हैं, हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन सरपंच काशी पर ही भड़क जाता है। कहता है इस गांव में कभी पुलिस नहीं आई है और ना ही आएगी। और वो काशी से ये भी कहता है कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम गांव के फैसले लोगे। अगले सीन में हम कार्तिका को देखते हैं जो अपने पति के घर आने की खुशी में सबको दावत देती है। तभी वहाँ सरपंच भी आ जाता है। कार्तिका सरपंच को बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य दिखाई देता है, लेकिन सरपंच कार्तिका की बातों पर यकीन नहीं करता। इसीलिए वो कार्तिका को इस गांव के बारे में कुछ बताने के लिए कहता है। कार्तिका आंखें बंद करके भविष्य देखने की कोशिश करती है और वो भविष्य में देखती है कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है और वो सरपंच को बताती है कि भविष्य में ये गांव कब्रिस्तान बनने वाला है और सरपंच कार्तिका की बातों का मजाक बना देता है। इसके बाद वो कार्तिका से कहता है ठीक है, तुम मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताओ। तभी वो एक कागज पर लिखती है कि तुम मटकों से दूर रहो वरना तुम मटके फोड़ दोगे, और अगले ही पल वो देखती है कि सरपंच के हाथों से मटके फूट जाते हैं। इससे सरपंच भी हैरान हो जाता है कि जो कार्तिका ने इस बुक में लिखा है वही सच हुआ। तभी वहाँ उसकी बेटी उमियाल आ जाती है। वो अपनी माँ को पापा के आने की खुशखबरी देती है। यहाँ खुशी खुशी कार्तिका बाहर आती है। बाहर आकर वो देखती है कि उसके हस्बैंड तो एक झंडे के तिरंगे में लपेट कर आए हैं, यानी कि डेड बॉडी आई है जिसकी बॉर्डर से आने से पहले ही एक दिन पहले मौत हो गई थी। अब कार्तिका बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। अब यहाँ कार्तिका का नौकर पांडी सरपंच से कहता है कि उसने कार्तिका को चुड़ैल के रूप में देखा था और ये भी हो सकता है कि वही बच्चों को मारकर खा रही है। सरपंच भी सोचता है और वो एक पंडित को बुलाता है। इसके बाद ये बात फैल जाती है कि कार्तिका शापित है। उसकी जुबान से जो भी बात निकलती है वो सच हो जाती है। गांव के लोग फैसला करते हैं कि यहाँ कार्तिका की जबान ही काट दी जाए ताकि उसकी जबान से कुछ अपशब्द ही ना निकले।
और यहाँ गांव वाले लोग उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। उसका घर भी उससे छीन लेते हैं और उसे दूर झोपड़पट्टी में रहना पड़ता है। लेकिन लोग उसे वहाँ भी चैन से नहीं जीने देते। सभी लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और फायदा उठाते भी हैं। सरपंच कार्तिका का यूज करके वहाँ से जा रहा था। इस बात से तंग आकर कार्तिका अपनी बेटी को एक कुएं में गिरा देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो हुआ है उसकी बेटी के साथ भी वही हो। तभी गांव के बहुत सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। तभी उसका देवर वहां पहुंच जाता है। अब सभी गांव वालों को ऐसा लगता है कि ये अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद सारे गांव वाले मिलकर कार्तिका को मारने का सोचते हैं। तब हम देखते हैं कि गांव वाले लोग कार्तिका को घसीट कर मार पीट कर एक पेड़ के यहाँ बिठा देते हैं और उसे पत्थरों से मारने लगते हैं। यहाँ उमियल को भी लगता है कि उसकी माँ उसे कुएं में फेंकने वाली थी, इसी वजह से वो भी उसे एक पत्थर मारती है। एक वजह ये भी थी कि उसकी माँ को ये लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, तो वो चाहती थी कि माँ जहाँ की जहीं खत्म हो जाए, उसे इतना दर्द न झेलना पड़े। इतने पत्थर मारने के बाद भी यहाँ कार्तिका नहीं मरती तो लोग उसे पेड़ से टांग देते हैं। इसके बाद हम कार्तिका के देवर, पंडित और उसके नौकर को शराब पीते हुए देखते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये इन तीनों की ही प्लानिंग थी। वो कार्तिका को रास्ते से हटाना चाहते थे। पहले तो उसकी जवान कटवा दी, उसके बाद उसे गांव वालों के सामने गलत साबित करके उसे मरवा डाला। और रही अब उसकी बेटी, तो उसके साथ भी ये लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। ये लोग कार्तिका को मारकर उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे। अब ये तीनों यहाँ कार्तिका के मरने की खुशी में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कार्तिका की आत्मा पहुँच जाती है, जो कि इन तीनों को मार डालती है। इस तरह से ये लास्ट कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। अब कहानी जैसे ही पढ़कर यहाँ कार्तिका ने खत्म की, उसे फिर से यहाँ लाइब्रेरी में किसी के होने का एहसास होता है। तभी हम उसके पीछे एक साये को देखते हैं, यानी कि ये कार्तिका की आत्मा थी। इसके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने घर आ जाती है। घर पर ये सारी बातें कार्तिका प्रिया को बताती है। अब ये दोनों हैरान तो तब होती हैं जब इन्हें इस बुक के राइटर का नाम पता चलता है, यानी कि इस बुक के राइटर का नाम उमियाल कार्तिका था, जो कि उस लास्ट वाली कहानी की महिला और उसकी बेटी का नाम था। इधर यहाँ इस कार्तिका का नाम भी उमियल कार्तिका ही था। साथ ही इस कार्तिका के सिग्नेचर भी उस बुक वाली राइटर उमियाल कार्तिका से मिलती है। प्रिया बताती है कि कहीं तुम्हारा पुनर्जन्म तो नहीं हुआ, क्योंकि उस बुक वाली कार्तिका को ये बातें पहले से ही पता थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। इसी वजह से उसने ये किताब पहले से ही लिखी थी और वो ये भी जानती थी कि उसका पुनर्जन्म होगा। अब इन चीजों को टेस्ट करने के लिए प्रिया कार्तिका से कुछ लिखने को कहती है कि जो वो लिखते हैं वो सच होता है या नहीं, जिस तरह से उस बुक वाली कार्तिका की बातें सच होती थी। तभी कार्तिका लिखती है कि मुझे भूख लगी है। तभी किचन से कुकर की सीटी बजने की आवाज आती है। लेकिन यहाँ प्रिया इस चीज को कोइंसिडेंट कहती है, क्योंकि दाल तो उसी ने चढ़ाई थी। फिर वो कार्तिका से कुछ और लिखने के लिए कहती है। इस पर कार्तिका हंसी मजाक में ये लिख देती है कि एक सेंटा क्लॉज आएगा और उसके हाथ में एक घंटी और कुल्हाड़ी होगी और वो मुझे मारने के लिए आएगा। तभी उनके गेट पर कोई गेट बजाने लगता है। कोई बाहर खड़ा, तभी जोर से उसका दरवाजा बजने डर जाते हैं, कहीं वो मारने आ ही तो नहीं गया। दरवाजा खोलने पर यहाँ तो प्रिया का भाई था। प्रिया का भाई प्रिया को अपने घर ले जाता है। उसके जाने के बाद कार्तिका गेट बंद कर लेती है। तभी दूसरे रूम में उसे एक सेंटा क्लॉज दिखाई देता है, जो कि कुल्हाड़ी और घंटी लिए खड़ा था, जो कि अगले ही पल कार्तिका को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। यानी कि ये बात बिल्कुल सच थी कि कार्तिका जो लिखती है वही सच होता है, जो वो बोलती है वो सच हो जाता है। यानी कि ये वही कार्तिका है जो कि उस बुक में थी और उसका पुनर्जन्म हुआ था और आज भी शायद उसके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है और कार्तिका को मारते हुए हमें नहीं बताया गया है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए और हमें ऐसा लगता है कि ये कहानी का सेकंड सीजन भी आएगा, तो कमेंट्स में बताइए किस किस को सेकंड पार्ट का इंतजार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।